Good morning student. This is Ravina Dagar. Welcome back to our channel Learning Hub India Ka School. Today we will continue chapter number 5, Major Domains of the Earth. It means major domains of the earth यानी कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल. डोमेन्स मतलब परिमंडल. ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया है वो सब कुछ. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. As you have read in the chapter first, the earth is the only planet which has life. Human beings can live there because the life sustains elements of land, water and air are present on the earth. फर्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है कि जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर मानव यहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे कि भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है. इसलिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं. आगे वो क्या कहता है, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन in which three main components of the environment meet, overlap and interact. The solid portion of the earth which we live is called lithosphere. The gaseous layer that surrounded the earth is atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. Water cover a very big area of the earth's surface and this area is called hydrosphere. The hydrosphere comprises water in all its forms, that is ice, water and water vapor. The biosphere is the narrow zone where we find land, water and air other all together which contains all forms of life. अब देखते हैं कि जो तीन डोमेन्स यानी कि जिनको हम परिमंडल बोलते हैं उनके बारे में इसने बताया गया है. वो कहता है कि आपने पृथ्वी पर जीवन है ये तो आपने देख लिया, लेकिन पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यानी कि वो ओवरलैप होते हैं, मिलते और इंटरेक्ट करना, प्रभावित करते हैं एक दूसरे को. फर्स्ट इन्होंने बोला है लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर बताया गया है एक सॉलिड पोर्शन है अर्थ का जहाँ पर हम रहते हैं. तो हिंदी में उसको बोलते हैं बेटा भूमंडल. पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं. नेक्स्ट सेकंड बताया इन्होंने एटमॉस्फेयर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं वायुमंडल. और एटमॉस्फेयर के बारे में बताया द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज एटमॉस्फेयर वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड. उसमें कहता है कि गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेर लेती है, यानी कि गैस की ऐसी परतें, लेयर जो पृथ्वी को चारों ओर से घेर लेती है उसे वायुमंडल, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें पाई जाती है. थर्ड इसने बताया हाइड्रोस्फीयर. वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर. The hydrosphere comprises water in all its form, that is ice, water and water vapor. हाइड्रोस्फीयर के बारे में वो बोलता है जिसको हिंदी में हम जल मंडल बोलते हैं. वो कहते हैं पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जल मंडल कहा जाता है. जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं. अब आता है बायोस्फीयर. The narrow zone where we find land, water and air together which contains all forms of life.
वो कहते हैं जीवमंडल। अब आता है बायोस्फीयर मतलब जीवमंडल, एक सीमित क्षेत्र यानी कि लिमिटेड एरिया है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, यानी कि सभी का मिक्सचर यहाँ पर पाया जाता है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का। अब आता है वर्ड ऑर्गेनिक इन द ग्रीक लैंग्वेज। अब आता है वर्ड ऑर्गेनिक यानी कि शब्दों की उत्पत्ति। तो देखते हैं। अब वो कहता है लिथोस्फीयर, ये कहाँ से उत्पत्ति, इनकी इन शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो जो लिथोस्फीयर वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सा ग्रीक भाषा से, कौन सा वर्ड, लिथोस, जिसको क्या बोलते हैं लिथोस, और जिसका अर्थ क्या निकलता है स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर। नेक्स्ट एटमॉस्फेयर भी फिर से ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा से कौन सा शब्द, एटमोज, एटमोज लिया गया है ग्रीक भाषा से शब्द, जिससे एटमॉस्फेयर बना है और जिसका अर्थ क्या है वेपर, वेपर मतलब वाष्प। नेक्स्ट आता है हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर लिया गया है हुडोर से। किससे लिया गया है, हुडोर, हुडोर का अर्थ होता है जल, यानी कि हुडोर मतलब वाटर। नेक्स्ट है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर भी ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका बायोज, ठीक है, बायोज, और बायोज का मतलब क्या है जीवन। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे आता है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के बारे में क्या डिटेल में बताया जाता है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। It comprises the rocks of the earth crust and the thin layer of soil that contains nutrient element which sustain organism. लिथोस्फीयर के बारे में यानी कि जिसको हम भूमंडल बोलते हैं उसके बारे में बताया गया है। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना है, यानी कि जो रॉक्स हैं उनसे, और थिन लेयर ऑफ सॉइल मिट्टी से बना हुआ है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ की जो सरफेस का है उसके दो भागों में, पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज द कॉन्टिनेंट एंड द हग वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिन। वो कहते हैं स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो स्थलीय भूभाग है, लार्ज लैंड मासेस है, उनको महाद्वीप के नाम से, और बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन, ओशियन बेसिन, यानी कि जो बड़े बड़े पानी की बॉडीज है उनको ओशियन बेसिन, महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। आगे कहता है ऑल द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद वन अनदर। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। Evaluations of land is measured from the level of the sea which is taken as zero. वो कहता है कि समुद्र जल का तल जो होता है वो सभी जगह क्या होता है, समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है, यानी कि जो स्थल की ऊंचाई है उसको क्या, सी लेवल को समुद्र तल से मापा जाता है, और उसकी जो मेजर होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। आगे आ जाता है नेक्स्ट, द हाईएस्ट माउंटेन पीक। सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है बेटा, माउंट एवरेस्ट। तो उसके बारे में वो बताते हैं कि द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर अबव द सी लेवल। द ग्रेटेस्ट डेप्थ of 11,022 meters is recorded at
Mariana Trench in the Pacific Ocean. Could you imagine that depth of the sea is much more than the highest point? वो कहते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से, यानी कि समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, उसकी ऊंचाई है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मोरियाना गर्त है, यानी कि गहरा डिप्थ में सबसे गहरा कौन है? मोरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। देखो, ऊंचाई में सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट 8,848, जिसको समुद्र तल से ऊपर तक मापा गया है। और अगर गहराई ले तो गहराई में सबसे गहरा है प्रशांत महासागर का मोरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग में कितनी अधिक हो सकती है? आगे आता है, अब वो कहते हैं डू यू नो, देख लेते हैं। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नॉर्वे, शेप्रा इंडिया वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953. Zuko Taebi, Japan was the first movement to reach the summit on 16th May 1975. The first Indian woman to climb the highest peak on 23rd May 1984 was Bachendri Pal. अब वो कहते हैं डू यू नो में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्वे शेरपा 19 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गेंग शेरपा जो थे 19 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे हाईएस्ट शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। आगे आता है जापान की जुको ताएबी विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर पहला कदम रखा। महिलाओं में अगर सबसे पहली महिला की बात करें तो वो है जुको ताएबी, ठीक है, जो जापान की थी, जिसने 16 मई 1975 सबसे पहले दो इंसान गए थे, एक कहाँ का? न्यूजीलैंड का एडमंड हिलेरी, एक इंडिया का तेंजिंग नॉर्वे शेरपा। 19 मई 1953 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा। उसके बाद जापान की एक महिला जुको ताएबी गई थी 16 मई 1975 को, और उसके बाद हमारी इंडिया की पहली महिला जिसका नाम था बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को अपना पहला कदम माउंट एवरेस्ट पर रखा। इतना क्लियर है। अब आ जाता है कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स मीन्स महाद्वीप। There are 7 major continents. These are separated by large water bodies. These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. The greater part of the land mass lies in the northern hemisphere. अब वो कहते हैं महाद्वीप। महाद्वीप पर पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है, यानी कि किसके कारण अलग अलग, किसके लिए है? जो इनकी वाटर बॉडीज है, इस कारण ये एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप है एशिया सबसे बड़ा है, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ये जो लैंड है उसका बहुत ही ज्यादा जो हिस्सा है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अब आ जाता है एशिया के बारे में। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर।
The Tropic of Cancer passes through its continent. Asia is separated from Europe by Ural Mountains on the west. The combined land masses of Europe and Asia is called यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। अब वो कहते हैं एशिया के बारे में, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि पूर्वी मतलब ईस्टर्न जो हेमिस्फीयर है उसमें स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहाँ से गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत, कौन सा पर्वत बताया गया है? जो यूराल माउंटेन है वो बताई गई है उसके पश्चिम में, जो इसे यूरोप से अलग करता है, यानी कि यूराल पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया का जो संयुक्त भूभाग है, जहाँ यूरोप और एशिया का मिक्सचर है, उसको क्या बोला जाता है? यूरेशिया, जिसका मतलब है यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। अब आ जाता है यूरोप के बारे में। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। It is bound by water bodies and three sides. Look at the map of the world and locate it. अब वो कहते हैं यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। किस साइड स्थित है बेटा? वेस्ट में स्थित है एशिया के। आर्कटिक वर्त इससे होकर गुजरती है, यानी कि आर्कटिक जो सर्कल है वो यहाँ से गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। कहाँ से? जो 3 तरफ है, तीनों तरफ से ये जल से घिरा हुआ है। हालांकि पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में कौन फैला हुआ है? एशिया फैला हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं ऐसी स्थिति का पता लगाइए, यानी कि इसकी जो स्थिति है उसका पता लगाइए। अब आगे कहता है वो अफ्रीका के बारे में। तो अफ्रीका क्या है? अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। The equator or 0 degree latitude runs almost through the middle of the continent. A large part of Africa lies in the northern hemisphere. Look at the figure 5.1. You will find that it is the only continent through which the Tropic of Cancer, the equator, and the Tropic of Capricorn passes. The Sahara Desert, the world's largest hot desert, is located in Africa. The continent is bound on all sides by ocean and seas. Look at the world map. You will notice that the world's longest river, the Nile, flows through Africa. Notice where the equator, the Tropic of Cancer, and the Tropic of Capricorn pass in the map of North Africa. मैप ऑफ अफ्रीका। अब वो कहते हैं अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका है। विषुवत वर्त या 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य में है होकर गुजरती है। इस महाद्वीप से विषुवत वर्त यानी कि ट्रॉपिक ऑफ द इक्वेटर जो हो गए और जो लैटिट्यूड्स है वो इसके बीच से होकर गुजरती है। उसके बाद कहता है अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इनकी नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो इसका भाग है वो स्थित है। आगे कहता है जिससे होकर कर्क विषुवत मकर रेखाएं तीनों गुजरती है। ये एक ऐसा महाद्वीप है, यानी कि अफ्रीका ही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और उसके साथ साथ जो इक्वेटर्स है वो सभी यहाँ से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों ही रेखाएं जिनको मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा तीनों ही रेखाएं इस भाग से होकर गुजरती है। अब आता है सहारा का रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान। जो सहारा रेगिस्तान है, सहारा डेजर्ट है, वो विश्व का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है।
वो कहाँ पर पाया जाता है? वो अफ्रीका में ही स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है, यानी कि किससे? ओशियंस और कॉन्टिनेंट से हर साइड से घिरा हुआ है। समुद्र और जो ओशियन हो गए वो उनसे घिरा हुआ है। आगे आता है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी नदी है? सबसे बड़ी नील। वेरी गुड। जो नील है वो अफ्रीका से होकर गुजरती है, यानी कि जो नील नदी है वो अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखें तथा बताइए कि कर्क, मकर तथा विषुवत इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है, कि किन किन भागों से जो अफ्रीका की कर्क, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और उसके साथ साथ जो इक्वेटर है वो कहाँ कहाँ से होके गुजरती है। अब आ जाता है नॉर्थ अमेरिका। North America is the third largest continent of the world. It is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus and Panama. Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and the western hemisphere. 3 oceans surrounded this continent. Can you name these oceans? अब वो कहते हैं कि उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखो, सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका और फिर उत्तरी अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकीर्ण स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल सिंधी, यानी कि किसे क्या बोला जाता है? जिसको ये किससे? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, जिसको इथम्स ऑफ पनामा जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि नॉर्थ और वेस्टर्न जो हेमिस्फीयर हैं वहाँ पर ये स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है साउथ अमेरिका। South America lies mostly in the southern hemisphere, which two oceans surrounded it on the east and the west. The Andes, world's longest mountain range, run through its length from north to south. South America has the world's largest river, the Amazon. अब आता है साउथ अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर में फैला है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से 2 महासागर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जिसे बोला जाता है, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, यानी कि जो एंडीज है, जो पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, वो इसके नॉर्थ से लेके साउथ, उत्तर से दक्षिण तक फैली है। और आगे इसके बारे में बताया गया है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी जिसे अमेजन का कहा जाता है वो यहीं से बहती है, यानी कि अमेजन नदी भी यहाँ से ही निकलती है। और इसके साउथ से, उत्तर से लेके साउथ तक कौन सा? एंडीज वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन यानी कि एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वो यहीं पर है। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द southern hemisphere. It is surrounded on all sides by the oceans and seas. It is called an island continent. अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या है? ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? कॉन्टिनेंट है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है, यानी कि किससे? ओशियन और सीज से, जो है सी जो समुद्र है उनसे ये घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आइलैंड कॉन्टिनेंट, यानी कि आइलैंड कॉन्टिनेंट भी द्वीपीय महाद्वीप भी से कहा जाता है, क्योंकि ये समुद्र और महासागरों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट आता है अंटार्कटिका।
Antarctica completely in the southern hemisphere is a hug continent. The South Poles lies almost at the center of this continent. As it is located in the South Polar region, it is permanently covered with thick ice sheet. There are no permanent human settlement. Many countries have research station in Antarctica. India also has research station there. These are named as Maitri and Dakshini Gangotri. अब वो कहते हैं अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ हेमिस्फीयर में फैला है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका हुआ होता है, यानी कि थिक मोटी आइस की जो शीट है उससे ये ढका हुआ होता है। इसलिए यहाँ पर क्या किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट, परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं हो सकता। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। शोध केंद्र मतलब रिसर्च सेंटर, यहाँ पर रिसर्च करते रहते हैं इस पर। तो भारत के भी शोध संस्थान यहाँ है। भारत के भी 2 शोध संस्थान यहाँ पर है जिसको मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ भारत के जो रिसर्च स्टेशन है उनका नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। ये 2 रिसर्च स्टेशन भारत के इस अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में बने हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर देख लेते हैं क्या होता है। Hydrosphere, the Earth is called the blue planet. More than 71% of Earth is covered with water and 29% is with land. Hydrosphere consists of water in all its forms, as running water in ocean and river and in lakes, ice in glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere are comprises the hydrosphere. वो हाइड्रोस्फीयर होता है बेटा जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित है। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प भी सम्मिलित है। अब आता है मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन एंड इज टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर और अंडर द ग्राउंड एंड अ वेरी स्मॉल परसेंट इज अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन use. Hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water. अब वो क्या कहता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, यानी कि जो महासागर हैं उनमें 97% ओशियन में जल पाया जाता है। लेकिन वो क्या है, वह इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है, कि वो जल इतना सॉल्टी होता है कि इंसान उसका यूज़ नहीं कर सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ़ की परतों एवं हिम नदियों एवं भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। बाकी जो बच गया वो बर्फ़ की परतों जैसे कि ग्लेशियर हो गया, उसके साथ साथ अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे या आइस शीट में पाया जाता है। इसके अलावा फिर वो कहते हैं कि जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, यानी कि फ्रेश पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यानी कि बहुत ही कम % जो होता है जल का फ्रेश वाटर वो मनुष्य के इस्तेमाल के लिए होता है। और जो मनुष्य
के इस्तेमाल में यूज़ होता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि इस महासागरों में कैसा होता है, खारा होता है, फिर कुछ क्या होता है, आइस में होता है, ग्लेशियर में उसमें होता है, ज़मीन के नीचे होता है, और इंसानों के हाथ क्या लगता है, जो फ्रेश वाटर लगता है वो बहुत ही कम मात्रा में लगता है। इसके कारण क्या हम ब्लू प्लैनेट नीले ग्रह पर रहने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं, पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसमें ओशियन। ओशियन जो होते हैं वो पार्ट होते हैं हाइड्रोस्फीयर का, ये करेंगे कल, और एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।